हेलो फ्रेंड्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। और ये जो सेशन मैं लेकर आ रहा हूं आपका वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसको मैं हर वीक लेकर आता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 जून के बीच का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। करीब 50 एमसीक्यूज हैं और इन एमसीक्यूज में मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है। अगर किसी ने डेली वीडियो मेरा नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, तो वो आप ये वीकली करंट अफेयर्स से भी आप कवर कर सकते हैं। बस इसमें मैं थोड़ा जो है ऑप्शंस पर और एमसीक्यूज पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की बजाय। तो मेरा डेली करंट अफेयर जो है सुबह 9 बजे आता है और उस 9 बजे को आप लाइव देख सकते हैं। ये वीडियो मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 800 किलोमीटर है, यहाँ पर 800 किलोमीटर लंबे रोड को हर्बल रोड विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश ने अभी घोषणा की थी कि जो रोड है उसके दोनों साइड में, अगर कोई रोड है तो उसके दोनों साइड में ये क्या करेंगे, आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। जैसे जट्रोफा हो गया, ब्राह्मी हो गया, नीम हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारे काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि हरियाली भी बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा और प्लस जो है हमें इन पेड़ों से अच्छी इनकम भी हो पाएगी, हम इनका यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम तो योगी जी हैं, वहाँ की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दिवस को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 31 में है, नो टोबैको डे मनाया जाता है। और ये जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको मनाता है। तो WHO ने इसको मनाना शुरू किया था 1987 में। और ये बोला जाता है कि भारत में इनके बहुत पेशेंट होते हैं जो तंबाकू यूज़ करते हैं। करीब विश्व की जनसंख्या का 12% लोग भारत में है जो तंबाकू या दूसरे इस तंबाकू से बने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो WHO ने इस तरीके से किया। अभी WHO ने कैंपेन भी चलाया था इसको रोकने के लिए, इसको बोला था टोबैको एक्सपोज्ड, टोबैको एक्सपोज। बाकी WHO के बारे में मैं कई बार बताता रहा हूँ कि WHO की स्थापना 1948 में हुई। टेड्रोस इसके जो हैं महासचिव हैं और भारत ने WHO के अभी हाल ही में अध्यक्षता संभाली है, तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2000 में होने थे उनको रद्द कर दिया है? तो ये आंसर है गोवा। और गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेल होने थे। हालांकि 36वें राष्ट्रीय खेल 2015 से ही ड्यू हैं, अभी तक हुए नहीं हैं। तो अभी गोवा में होने थे, लेकिन कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण ये खेल रद्द कर दिए गए। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। और गोवा आपको पता होगा, ये कई बार पूछा जाता है, मांडोवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मांडोवी नदी के किनारे पर गोवा बसा हुआ है। क्लियर है। और अगर हम बात करें गोवा का मतलब सॉरी मेरा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, गोवा की राजधानी जो है पणजी, वो मांडोवी नदी के किनारे पणजिम। और ये जो राष्ट्रीय खेल मैं बता रहा हूँ, ये 36वें राष्ट्रीय खेल मैंने आपको बताया जो यहाँ पर होने थे। लेकिन इससे पहले जो 35वें राष्ट्रीय खेल मैंने बोला था, 35वें राष्ट्रीय खेल थे 2015 में हुए थे केरला में। उसके बाद से राष्ट्रीय खेल नहीं हुए हैं। 36वें गोवा में होने हैं। इसके बाद 37वें राष्ट्रीय खेल जो 2021 में बोले गए थे, वो बोले गए थे छत्तीसगढ़ में। 38वें राष्ट्रीय खेल इसके बाद में होने हैं। तो ऐसे इस तरीके से होने हैं, लेकिन ये जो खेल हैं ये भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन की। स्पेस एक्स जो हाल ही में चर्चा में था, नहीं था, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन मैंने बनाया है। कैलिफोर्निया में इसका जो हेडक्वार्टर है वो। और अभी आपको पता होगा स्पेस एक्स काफ़ी चर्चा में है। स्पेस एक्स ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने 2 लोगों को भेजा है और ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। अंतरिक्ष में लोग पहले भी गए हैं, लेकिन वो भेजे जाते थे किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा, सरकार की। लेकिन अब नासा ने एक्चुअली स्पेस एक्स के साथ टाई अप किया था, क्योंकि नासा पहले लोगों को अंतरिक्ष में भेजता था और बाद में इनका जो रिटायर हो गए थे प्लेन सारे, तो इसके बाद में इन्होंने प्राइवेट डील कर ली थी स्पेस एक्स के साथ में। उससे पहले 2011 तक नासा भेजता था। 2011 से अभी तक 2020 तक वो रशिया के जो एजेंसी है रोस्कोमोस की सहायता से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजता था। लेकिन अब स्पेस एक्स ने पहली बार जो है ये कर दिया है। नासा के बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो मैंने बताया है कि स्पेस एक्स ने ये जो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है, तो उनका नाम एक तो रॉबर्ट है और एक का डगलस है। रॉबर्ट बैंकन और डगलस हर्ले। तो आप बस रॉबर्ट और डगलस याद रखिएगा, उससे आपका पता चल जाएगा। कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो डगलस, क्योंकि हिस्टोरिक मोमेंट है और हिस्टोरिक मोमेंट को याद रखा जा सकता है या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। स्पेस एक्स ने जो मिशन भेजा है, इसको नाम दिया था उन्होंने स्पेस एक्स डेमो 2। स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन था। और इसके लिए जो उन्होंने लॉन्चर यूज़ किया था या रॉकेट यूज़ किया था, उसका नाम था फाल्कन 9 रॉकेट था।
और इसके द्वारा जो उन्होंने स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया था जिसमें वो बैठकर लोग गए हैं, उसका नाम है क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन, क्रू ड्रैगन जो है उसका नाम था। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं। और स्पेस एक्स के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं कि स्पेस एक्स ने ही यूसोकू माएजावा, ये जापान के हैं, इनको एक पहला पर्यटक बुक किया है, क्योंकि ये पर्यटक जो है अंतरिक्ष में किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जाने वाले पहले पर्यटक होंगे। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, यूसेकू माएजावा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और साथ में ब्यूरोक्रेट भी थे। ब्यूरोक्रेट का मतलब ये कि ये पहले एक्स IAS ऑफिसर भी रह चुके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। हाल में किस देश ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1100 साल पुराना शिवलिंग उत्खनन किया है? तो ये वियतनाम है। वियतनाम में ये उत्खनन किया गया है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उनकी मदद से किया गया है और ये करीब बोला गया है कि 9वीं शताब्दी का ये शिवलिंग है। ये वियतनाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाइन में, और ये वियतनाम में यहाँ पर चांग डायनेस्टी थी और चंपा डायनेस्टी थी। वो चंपा डायनेस्टी के द्वारा ये शिवलिंग बनाया गया था और ये स्टैंड अलोन, ये एक मोनोलिथिक बोल सकते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब मोनोलिथिक शिवलिंग है। मोनोलिथिक का मतलब है कि एक ही पत्थर पर बनाया गया है और ये सैंडस्टोन है, जैसा आपके जोधपुर में मिलता है उस तरीके का सैंडस्टोन पर बनाया गया है। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में प्रस्तावित 5G क्लब जिसमें G7 देश भी शामिल होंगे, क्या नाम दिया जा रहा है? तो एक ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए हम एक क्लब बना लेते हैं क्योंकि चाइना से उसको बाहर रखना है। तो ये 5G क्लब जो होगा 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की लेटेस्ट स्पीड वाली टेक्नोलॉजी, उस पर काम करेगा और उस पर किए जाने वाले रिसर्च इनोवेशन का फायदा उन्हीं देशों को मिलेगा। तो इसमें G7 देशों के साथ में 3 देश और इंक्लूड करके उसको नाम दिया गया D10। D10 का मतलब है डेमोक्रेसी 10। डेमोक्रेसी 10 जो ये 3 देश हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि एक तो इंडिया को शामिल कर लेते हैं, एक साउथ कोरिया को शामिल कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लेते हैं। तो जिन 3 देशों में डेमोक्रेसी है उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो G7 की बजाय D10 हो जाएगा। और G7 की अगर हम बात करें तो G7 में ये कंट्रीज हैं, आप देख रहे होंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो 1975 में G7 की स्थापना हुई थी और इसमें बाद में रशिया शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में रशिया अलग हो गया। जब रशिया इसमें शामिल था तो उसको G8 बोला जाता था, लेकिन अभी इसको G7 बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में आपको पता होगा G7 का जो सम्मेलन है वो कैंप डेविड में होने वाला था, कैंप डेविड रशिया में, और उसके लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। और ट्रंप ने तो एक और सुझाव दिया है कि G7 को ही हम एक्सपांड कर देते हैं, इसमें 3 या 4 देश शामिल कर लेते हैं। 3 देश शामिल करेंगे तो G10 हो जाएगा, 4 देश शामिल करेंगे तो G11 हो जाएगा। और ये जो G10 देश होगा ना, ये G10 देश या G11 देश जो है, इसमें G11 में रशिया भी शामिल है और G10 में रशिया शामिल नहीं है। बाकी ये 3 देश जो शामिल करने की बात हो रही है वो वही देश है जो मैंने अभी आपको बताया, तीनों देश, भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी की भुगतान एप्लीकेशन के खिलाफ अविश्वास केस की जांच कर रहा है? तो अविश्वास केस की जांच कर रहा है ये है गूगल पे। गूगल पे जो आपको पता होगा एक एप्लीकेशन है, उसने इसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या किया है, इनका कहना है कि जो गूगल पे एप्लीकेशन है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे किसी पेमेंट एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो वो प्रोमिनेंटली गूगल पे को दर्शाता है, जबकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अपनी स्थिति का फायदा उठाकर आप प्रतिस्पर्धा को कमज़ोर कर रहे हैं। तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग बना हुआ है, 2003 से काम कर रहा है। इस तरीके की कोई बॉन्डिंग आपस में हो जाए जो ट्रेड को इफेक्ट करे, उसके लिए काम करता है। गूगल पे पे पहले भी ये जुर्माना लगा चुके हैं दूसरे कारणों से। तो गूगल पे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्न में से किस देश में एक विशाल विरोध आई कांट ब्रीथ के नाम से चर्चा में चल रहा है, और इसको एक और नाम दिया गया है ब्लैक लिव्स मैटर। ब्लैक जिंदा रहें ये मैटर करता है, यानी आप ब्लैक को अगर ऐसा समझेंगे कि ब्लैक कुछ नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। और आई कांट ब्रीथ का मतलब है अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे एक अमेरिकन ऑफिसर है जिसने जॉर्ज फ्लॉयड को अपने नील किया हुआ है, यानी घुटने के नीचे दबाया हुआ है, और ये 7-8 मिनट तक ये दबाए रखे थे और लास्ट के 3 मिनट ये सिर्फ यही बोलते रहे आई कांट ब्रीथ। तो ये एक तरीके से टर्म बन गया है। 2015 में भी एक जो एरिक नाम के व्यक्ति थे उनके साथ में ही ऐसा घटना घटित हुई थी, उस समय भी यही चीज़ें हुई थी। तो अब आई कांट ब्रीथ जो है एक स्लोगन बन गया है वहाँ पर अमेरिका में, और ये बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, ये एक बड़ी बात है। तो एरिक गार्नर 2014 कर लीजिएगा इसको, 2014 में एरिक गार्नर को इसी तरीके से किया गया था, 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड है। तो ये दो नाम से ये आंदोलन अमेरिका में अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य में 6 रनवे के साथ में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है? तो ये यूपी है। यूपी में
एक एयरपोर्ट बन रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे देखिए दिल्ली का जो है ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो भी कम हो जाएगा। प्लस ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी भारत में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में कोरोना वायरस के कारण वर्तमान आर्थिक मंदी से निपटने के लिए यूबीआई हाल ही में चर्चा में था? तो यूबीआई में बी क्या है? तो यूबीआई का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है कि आप एक मूलभूत आय, एक बेसिक इनकम सभी लोगों को, नागरिकों को दे, क्योंकि वो भारत के किसी देश के नागरिक हैं। इससे वो अपनी जीविका गुजारा कर पाएंगे। और विभिन्न योजनाओं के तहत आप उनको जो अनुदान देते हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की रिक्वायरमेंट अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हुई है। जब आप बहुत सारी स्कीम में बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं और कई सारे लोगों तक ये पहुंच नहीं पाती है, लीकेजेस हो जाता है, या मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार होता है, तो उससे निपटने के लिए बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्यों नहीं लागू कर देते। क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने से सारे लोगों को मिल जाएगा और आइडेंटिफिकेशन भी ईजी होगा। तो ये आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। और एक और आर्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे अरविंद सुब्रमण्यम में जो पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी बोला है कि आईटी में कट करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करिए, ये जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का टाइम है अभी ये। और अभी जो हमारे सीईओ हैं, वो भी एक फैक्ट बता देता हूँ, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये जो आ रहा है यहाँ पर अरविंद सुब्रमण्यम, ये पुराने हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, चाइना रिसेंटली अपोज द यूएस थर्ड मिसाइल इन ओसान, इट इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साउथ कोरिया में है, थर्ड मिसाइल यहाँ पर लगा रखी है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर सामने से कोई मिसाइल आती है तो उस मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता इस थर्ड मिसाइल प्रणाली में है। अभी इसमें एक्चुअली थर्ड मिसाइल प्रणाली कैसे काम करती है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक रडार इसमें लगा होता है, और साउथ कोरिया में ये लगा हुआ है। चूंकि ये देखिए यहाँ पर, ये साउथ कोरिया में लगा रखा है अमेरिका ने, तो यहाँ पर जो रडार लगा हुआ है ये सारा सर्विलियंस करता है इतने क्षेत्र में। तो चाइना का यहाँ पर कहना है कि आपके रडार से हमारी यहाँ सैन्य गतिविधियों की भी आप जानकारी लेते रहते हो, तो आप इसको यहाँ से हटाइए। साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में क्यों लगा रखा है? नॉर्थ कोरिया से बचने के लिए। ये नॉर्थ कोरिया आपको नजर आ रहा होगा, तो नॉर्थ कोरिया काफ़ी एग्रेसिव है, इसलिए साउथ कोरिया में ये लगा रखा है। साउथ कोरिया जो है अमेरिका का डिफेंस पार्टनर है। तो चाइना ने ऐसा बोला, और चाइना अमेरिका का जंग तो चल ही रहा है आपको, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें चाइना अमेरिका में नॉर्मल चल रही है आजकल। 38 पैरेलल उत्तर लाइन जो है, 38 पैरेलल जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, वो किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो 38 पैरेलल लाइन भी ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच ही यहाँ पर सीमा रेखा 38 पैरेलल। ये भी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई थी, और इस गोलीबारी की घटना के कारण जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन कमांड है, उसके गठन हुआ था 1950 में, इनके बीच शांति स्थापित की गई थी। और 1950 में जो कमांड है, इसने दोनों देशों को भी चेतावनी दी है कि आप जो है संधि से बंधे हुए हैं, आप गोलीबारी की घटनाएं मत करें, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो DMZ डीमिलिटराइज जोन बनाया गया है, गैर सैन्य क्षेत्र बनाया गया, उसमें कोई भी गोलीबारी घटना जो है इस समझौते का उल्लंघन है। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने 1953 में एक समझौता किया था, जिसको बोलते हैं कोरियाई युद्ध विराम समझौता। कोरिया युद्ध विराम समझौता, तो इसको कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इस एग्रीमेंट का उल्लंघन न करें दोनों लोग, ये उन्होंने चेतावनी दी है। क्लियर है आपको? इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, ये जो है इंडिया है, और इंडिया के नीचे भी जो है यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये लक्षद्वीप है, और ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार है, ये मालदीव है। तो अंडमान निकोबार के बीच में जो 10 डिग्री रेखा बाउंड्री बनाती है लक्षद्वीप, और यहाँ पर अमीनी द्वीप है, यहाँ पर 9 डिग्री रेखा यहाँ पर बनाती है बाउंड्री, और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, अमीनी द्वीप या मालदीव के बीच में 8 डिग्री रेखा बाउंड्री बनाती है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ये स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं जो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, बेजान दारूवाला किस फील्ड से संबंधित थे? जो एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्यवक्ता थे, ज्योतिष थे, ये जिनका हाल ही में निधन हुआ है कोविड-19 के कारण। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये INS कलिंग है, जो विशाखापट्टनम के आसपास स्थित है। पूर्वी कमान क्षेत्र है नौसेना का, पूर्वी कमान क्षेत्र, वहाँ पर बहुत सारे एकड़ में फैला हुआ है, करीब 740 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क स्थापित किया गया है। कई सारे मिसाइल जो INS कलिंग के द्वारा 1981 से यूज़ किए गए थे, उनका एक प्रोटोटाइप यहाँ पर विकसित किया गया है, और वो म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, तो आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट की बात करें, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, क्योंकि वर्ल्ड मिल्क डे सबसे पहले 2000 में बनाया गया, 2001 में बनाया गया था, तो 20वीं एनिवर्सरी 2000 मनाया गया था, सॉरी। तो 20वीं एनिवर्सरी इसलिए जो है ये बोला गया है कि 20वीं एनिवर्सरी के रूप में इसकी थीम रखी जाए। और भारत आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 22% मिल्क जो है विश्व का भारत में प्रोड्यूस होता है, भारत नंबर 1 पर है। ये मनाया जाता है FAO के द्वारा, FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हुई है, और 16 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे भी 16 को ही मनाया जाता है। चलिए, इसका हेडक्वार्टर जो है चाइना में है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, भारत ने किस देश के से वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश जो है वो प्राप्त किया है? तो ये जो है कंट्री है जिसके द्वारा भारत ने सबसे ज़्यादा एफडीआई, विदेशी निवेश का मतलब एफडीआई प्राप्त किया है, और ये कंट्री है सिंगापुर। पहले मॉरिशस हुआ करता था लेकिन अब सिंगापुर है। तो सिंगापुर से करीब जो है, सिंगापुर से करीब ये समझिएगा आपकी 14 से 15% का निवेश मिला है इसको, भारत को। लेकिन यहाँ से जो है 8.3 अराउंड जो है 8% मान लीजिए मॉरिशस से मिला है। तो ये एफडीआई के बारे में बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस राज्य के द्वारा हाल ही में रोजगार सेतु योजना प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए ये की गई है? तो रोजगार सेतु योजना जो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, इनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, और उस डेटाबेस के द्वारा उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको रोजगार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो मध्य प्रदेश इसका राज्य है। मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में, आपको पता होगा चरण पादुका अभियान यहाँ पर चलाया गया है, FIR आपके द्वार यहाँ पर चलाया गया है, संजीवनी वाहन जो है यहाँ पर चलाए गए हैं, जीवन रक्षक अभियान जो है यहाँ पर चलाया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मध्य प्रदेश में चलाई गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है लालजी टंडन है, वहाँ के CM जो है शिवराज सिंह चौहान है। हाल में अमेरिका के द्वारा पास किया गया उइगर मानवाधिकार बिल किस देश के विरोध में पास किया गया है? तो ये चाइना है। चाइना का एक प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस, आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये जिनजियांग प्रोविंस है, ये जिनजियांग प्रोविंस के द्वारा ही, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, भारत का ये जो POK है, यहाँ से एक रोड जाती है जो पाकिस्तान में होते हुए ग्वादर पोर्ट तक पहुँचती है। तो यही वो जिनजियांग प्रोविंस है। इसी जिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम रहते हैं, और ये उइगर मुस्लिम जो है, उइगर UYGUR, उइगर मुस्लिम जो है, ये उइगर मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, और इनमें से करीब 10 लाख उइगर मुस्लिम को चाइना ने कैद करके रखा हुआ है शिक्षा के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर। उनको अपने धर्म को मानने की इजाज़त नहीं है, मस्जिदों को ढा दिया गया है, उनकी जो धर्म की मान्यता है उनको नष्ट करने के कारण ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो इसका विरोध जो है यहाँ पर किया जा रहा है। उइगर मुस्लिम से रिलेटेड कभी भी आए तो चाइना आपका आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, किस संगठन के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यापार को लोन देने के लिए सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ की योजना की निधि दी जाएगी? यानी 3 लाख करोड़ की जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत MSME को जो छूट दी जाएगी, MSME को कोलेटरल फ्री या सुरक्षा, या हम कहें प्रतिभूति फ्री, सिक्योरिटी फ्री जो लोन दिए जाएंगे, उसकी गारंटी किसके द्वारा दी जाएगी? तो NCGTC है ये, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा ये गारंटी दी जाएगी। और इसके लिए इन्होंने एक फंड भी बनाया 41,600 करोड़ का, उसको उन्होंने नाम दिया है गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है ये दिया गया है इसके द्वारा, और MSME को जो भी ये लोन दिए जाएंगे उसका जो है यही संस्था है गारंटी देगी। निम्न में से वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का मुखिया जो है फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और अभी हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। और ये वित्तीय स्थिरता क्या है? ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत में उनका, तो कैसे नीतियाँ बनानी है, वित्तीय स्थिरता कैसे लानी है, विकास कैसे करना है, उसका ये डिसाइड करती है। अभी हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है अभी। और मैं आपको बता दूं एक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी होती है जिसको RBI जारी करता है हर 6 महीने में। इसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी होती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी होती है जो कि IMF जारी करता है साल में 2 बार। तो RBI भारत के लिए जारी करता है और IMF विश्व के लिए जारी करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कौन परिसीमन आयोग का चेयरमैन है? तो परिसीमन आयोग का चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई है। परिसीमन आयोग का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीडिफाइन करना, यानी उनका जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है तो इस एरिया को इधर मिला देना या इस एरिया में दूसरे क्षेत्र मिला देना, तो एरिया को एडजस्ट करना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए बात चल रही है। जम्मू कश्मीर और कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं जिन राज्यों के लिए ये जो कमीशन बनाया गया है, ये कमीशन वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाओं को एडजस्ट करेगा। तो वो पूर्वोत्तर राज्य हैं आसाम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश। ये चौथा डिलिमिटेशन कमीशन है, चौथा परिसीमन आयोग है आज़ादी के बाद से। नेक्स्ट की हम बात करें वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध क्या थे? म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिंगर भी थे। हालांकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। दबंग का गाना गाते हुए इनका वीडियो वायरल हो रहा था, आपने सुना होगा। अंतिम समय में हॉस्पिटल से ये कर रहे थे। माई लाइफ माई योगा जो है किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, जिसमें आपको अपना वीडियो बनाना है 3 मिनट का, आपको योगा करना है 3-4 स्टेप और आपको योगा से हुए फायदों के बारे में बताना है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया। हालांकि आयुष मिनिस्ट्री की एक पहल है जिसके मिनिस्टर हैं आयुष मिनिस्ट्री के श्रीपाद नाइक। आयुष का मतलब मैं 2-3 बार पहले बता चुका हूँ, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धस्त
और होम्योपैथी, ये 4-5 जो इलाज करने की अलग अलग विधियां हैं उनको मिला के इसका नाम बताया गया। और इस वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट में उन्होंने इनाम भी रखा 1,50,000 और 25,000 का। इनमें से कौन सा भारतीय फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है? तो इसमें कई सारे खिलाड़ी हैं लेकिन भारत से एक ही है, विराट कोहली। ये विश्व में 66वें नंबर पर है, भारत से एक ही है, तो भारत में तो फर्स्ट नंबर पर है लेकिन विश्व में 66वें नंबर पर है। और यहाँ पर जो पहले स्थान पर विश्व में आए हैं उनका नाम है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो नेशन है, ये वन ग्रिड प्लान जो है किसके द्वारा, प्लान को हम कहेंगे कि ये संकल्पना है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो वो किस देश के द्वारा बताया गया है, किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री है। देखिए ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैंने करंट जीके में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ये शायद मेरा 3 जून का वीडियो होगा, वहाँ पर आप आराम से जाकर देख लीजिएगा। अभी सिर्फ मैं इतना बता दूं कि ये पूरे विश्व में इस तरीके के ग्रिड स्थापित करने की योजना है और ये ग्रिड आपस में कनेक्टेड होंगे। तो सन ग्रिड जो है, सन के द्वारा यहाँ पर बिजली उत्पादन होगा और ये जिस देश में सन होगा उस देश में, मान लीजिए कि यहाँ पर मैप नहीं है, यहाँ पर मैप होगा, नहीं मैप नहीं, ये मैप नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए भारत है, यहाँ पर भारत है, तो भारत में सूर्य है तो यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होगी और वहाँ देशों में ट्रांसफर कर सकते हैं जहाँ पर अभी अंधेरा है, और फिर वहाँ से सूर्य होगा तो वहाँ से दूसरे देशों में बिजली ट्रांसफर हो पाएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। और भारत का रिन्यूएबल एनर्जी में एक संगठन भी बहुत अच्छे से काम करता है, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ISA, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हाल ही में IBBI की सेवा प्रदाता पर बनी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो है मोहनदास पाई हैं, जो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड की सलाहकार सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति, उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया। IBBI के बारे में मैं बता चुका हूँ, 2016 में इसकी स्थापना हुई है और कंपनियों की जो दिवालियापन होता है, उनकी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी होती है, उसको सॉल्व करने के लिए ये IBBI का गठन किया गया था। IBC कोड एक बना था, इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी कोड 2016 में, उसके तहत ये किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुद्रा शिशु लोन की इस योजना के तहत अधिकतम राशि कितनी दी जाती है? तो 50,000 दी जाती है। आपको पता होगा कि मुद्रा शिशु लोन, मुद्रा किशोर लोन, मुद्रा तरुण लोन ये दिए जाते हैं और इनके तहत अलग अलग राशि दी जाती है। तो अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि इसके तहत 2% की ब्याज राहत भी दी जाएगी जो लोग टाइमली पे करेंगे मुद्रा लोन को, शिशु लोन को। किस देश में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आर्म्स एम्बार्गो को मई 2021 तक बढ़ा दिया गया? आर्म्स एम्बार्गो का मतलब है कि इस देश के साथ कोई भी हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। और चूंकि यूनाइटेड नेशन ने बढ़ाया तो यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हथियारों का कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हथियारों के जो पार्ट्स होते हैं इवन उनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर लेवल पर गृह युद्ध चल रहा है, काफ़ी सारे लाखों लोग यहाँ पर मारे गए हैं और इसका नाम है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान को मैं मैप में आपको बता देता हूँ। साउथ सूडान ये रहा, सूडान से लगता हुआ, सूडान से 2011 में ये अलग हुआ है और 2013 से यहाँ पर जो है चीज़ें चल रही है। तो 2011 में नया देश बना है और यहाँ पर 2 समुदाय हैं, एक डिनका समुदाय है, एक न्यूर समुदाय है। इनके बीच में यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, तो इनके द्वारा हथियारों को यूज़ ना हो इसलिए आर्म्स एम्बार्गो 2021 मई तक ये बढ़ा दिया गया। यहाँ की राजधानी जूबा है और साल्वा किर यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि कौन सा चक्रवात मुंबई के तट पर आने वाला है, ये मैंने जब लिखा था तब आने वाला था, मैंने वहीं से डेली जीके में से उठाया, अब आ गया है। मुंबई को रेड अलर्ट पर उस समय किया था निसर्ग। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से लो प्रेशर डीप डिप्रेशन का क्षेत्र बन रहा था और ये जो डीप डिप्रेशन यानी कम दबाव का क्षेत्र था, यहाँ से चक्रवात उठा और यहाँ से आगे जाते हुए मुंबई में आपका ये फैला था। देखिए ये यहाँ की टाइमलाइन मैंने बताई थी, 1 जून से 3 जून 4 जून मध्य प्रदेश तक ये फैला था और काफ़ी सारा नुकसान भी यहाँ पर इसने निसर्ग चक्रवात ने किया है। ये निसर्ग चक्रवात को नाम जो है बांग्लादेश ने दिया है। हर चक्रवात का नाम एक अलग देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में मूडी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो आपको पता होगा मूडी जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो विभिन्न देशों की क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानकारी करती है। और इस संप्रभु क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि भारत में इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट रेटिंग इन्होंने घटा दी है। इन्होंने ये बोला है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो उसके द्वारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता न मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि Baa3 जो है निम्न निवेश कैटेगरी है। निम्न निवेश यानी बहुत ही घटिया निवेश की यहाँ पर स्थिति है। और ये स्थिति इसलिए नहीं है कि कोरोना वायरस यहाँ पर है, ये स्थिति इसलिए है कि 2016-17 में जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी वो उस तरीके से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो एक मूडीज़ जो है एक बिग 3 जो हम बोलते हैं, वर्ल्ड में एक बिग 3 का नाम टर्म यूज़ होता है। बिग 3 का मतलब है 3 बड़ी क्रेडिट एजेंसी है, जिसमें से एक स्टैंडर्ड्स पुअर्स है, एक फिच है और एक जो है ये मूडीज़ है। तो ये अमेरिका की सारी एजेंसीज़ हैं।
इन्होंने भारत की रेटिंग एजेंसी को कम कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करें कि चीनी एप्लीकेशन को दूरसंचार मंत्रालय के भारत के टेलीकम्युनिकेशन विभाग के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ये कौन सी है? तो ये वी ट्रांसफर है, एक फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है। टिकटॉक इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस पोर्टल को हाल ही में एमएसएमई की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म है, और चैंपियंस प्लेटफॉर्म का एक फोटो भी मैंने आपको यहाँ पर लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। और ये चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है, इसका पूरा नाम मैंने यहाँ पर दिया है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन फॉर मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यानी आप अच्छी मॉडर्न एप्लीकेशन या मॉडर्न प्रोसेस का यूज़ करते हुए इनका आउटपुट बढ़ाइए और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाइए। ये जो है ये लॉन्च किया गया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और ये चैंपियन बनाने के लिए, लोकल फॉर वोकल की जो बात की जा रही है, इनको चैंपियन बनाना है। यहाँ पर लिखा है आर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज। हमारे जो छोटे हैंड है आपको अच्छा मेक यू लार्ज बनाएंगे हम, तो आपको बड़े ब्रांड बनाने में सहायता करेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ट्वीट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जिसमें ये बताया गया है कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होगी। अब तो ये पुरानी डेफिनेशन है, इसको आप मत पढ़िएगा। ये नई डेफिनेशन है, रिवाइज डेफिनेशन है, और ये भी 2 बार बदल गई है, इसलिए ये एकदम लेटेस्ट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो किसको बोलेंगे? माइक्रो उसको बोलेंगे जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। ये दोनों ही शर्तें पूरी की जाएगी, एंड लगाया हुआ है, तो वो माइक्रो कहलाएगा। ये पहले ये सर्विस का अलग था और मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, अब दोनों को क्लब कर दिया, दोनों ही के लिए सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। तो एक बदलाव तो ये किया गया है। दूसरा, ये सारा मिला दिया गया है, दोनों को मिला के करना है। और तीसरा, मीडियम एंटरप्राइजेस में बहुत सारी लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। पहले 20 करोड़ और 100 करोड़ थी, तो इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ तक होगा और टर्नओवर जो है 250 करोड़ तक होगा, तो ये मीडियम कहलाएगा। और एमएसएमई में ये लिमिट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एमएसएमई में आ पाए। इससे इनको कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने पर लोन में ब्याज में छूट मिलती है, वहाँ पर गारंटी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एमएसएमई में ये किया गया। एक और बड़ी चीज़ ये की गई कि एमएसएमई में जो छूट दी जा रही है ना, वो छूट में एक्सपोर्ट में जो ये वस्तुएं भेजते हैं वो टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। तो और ज़्यादा अधिकांश इंडस्ट्री जो है इसमें शामिल हो पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विश्व बाइसिकल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बाइसिकल दिवस जो है 3 जून को मनाया गया है। अब आपको पता होगा कि अभी पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, उसमें ये विश्व बाइसिकल दिवस का भी बड़ा नाम है। और विश्व बाइसिकल दिवस की अगर हम बात करें, तो विश्व बाइसिकल दिवस जो है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है क्योंकि पर्यावरण के प्रति साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होती ही होती है, साथ में पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा होता है। ये 2018 से मनाया जा रहा है, बहुत नया साल है, नया दिवस है, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा, एक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है, यानी 193 मेंबर है, उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कई बार बता चुका हूँ। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं, और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अगली हम बात करें, विश्व में स्मार्टफोन के निर्माण में नंबर 1 पर है चाइना और नंबर 2 पर ही आगे है भारत। तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान रखनी है। ये एक पिक्चर है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि भारत में कितने फ़ोन पहले बनते थे, कितनी कंपनियां पहले थी और कितने का टर्नओवर जो है इन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, निम्न में से किस एयरफोर्स की स्क्वाड्रन में राफेल युद्धक एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया? तो ये गोल्डन स्क्वाड्रन 17 है। राफेल आपको पता होगा, राफेल जो है एक विमान है, फाइटर जेट है 2 इंजन वाला, और बहुत ही शक्तिशाली ये राफेल जेट है, जिसको हमने फ्रांस से खरीदा है। वहाँ की कंपनी है डसोल्ट एविएशन के द्वारा राफेल के को हमने खरीदा है। करीब 36 विमान हम यहाँ से खरीदने वाले हैं। 59,000 करोड़ में ये डील हुई थी। तो पहला राफेल तो आ गया था, अभी बोला गया है कि सारे राफेल जो है धीरे धीरे करके हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी हाल ही में नया सर्जित किया गया पद है, जो तीनों सेनाओं के ऊपर होगा, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए। हमारा आर्मी के चीफ हैं, नवल स्टाफ के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं और एयर स्टाफ के चीफ हैं। इनकी पदवी भी मैंने यहाँ पर लिखी है, एयर चीफ मार्शल इनको बोलते हैं, जैसे एडमिरल बोलते हैं, जैसे जनरल बोलते हैं। तो ये सारे लोग आप देख लीजिएगा पढ़ के। एमएसपी के बारे में बात करते हैं। एमएसपी के बारे में, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की उपज अगर होती है ज़्यादा तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है कि हम आपको समर्थन देते हैं कि इस मूल्य पर तो हम आपसे चीज़ें खरीदेंगे। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य था। अलग अलग हम कहेंगे कि अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग जो है वो घोषित किया जाता है,
और अलग अलग जब घोषित किया जाता है तो जो फसल का सीज़न होता है उससे पहले घोषित किया जाता है। अभी आपको पता होगा खरीफ की फसल का सीज़न आ रहा है, खरीफ की फसल में कई सारे फसलें बोई जाएगी, मक्का है, सोयाबीन है, आपकी बहुत सारी फसलें जो है यहाँ पर बोई जाएगी। और इन फसलों को ज्वार बाजरा बहुत सारी फसलें हैं, इन फसलों के लिए समर्थन मूल्य इन्होंने जारी किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक CACPA करके ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग यानी कृषिगत लागत और मूल्य आयोग, ये रिकमेंडेशन देता है कि कितना मूल्य किस कमोडिटी के लिए होना है। फिर एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री है, ये डिसाइड करते हैं कि कितना मूल्य किसका रखना है। तो ये सारी प्रोसेस इसके लिए चलती है। MSP को ये बोला गया है कि MSP जो है लागत का 1.5 गुना किया जाना है, और ये जो है किसानों की आय जो लक्ष्य 2022 तक उसको करने के लिए किया जा रहा है। स्वनिधि योजना, अगला क्वेश्चन है, स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? तो ये 10,000 की है। स्वनिधि योजना जो है हाल ही में चालू की गई है, और स्वनिधि योजना का मतलब है कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये निधि की घोषणा की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, 10,000 का लोन दिया जाएगा और 1 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर 1 साल में उन्होंने पे कर दिया तो वो 20,000 के लिए एलिजिबल होगा। इससे 50 लाख लोगों को ये जो फ़ायदा पहुंचेगा, और इसमें उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देना है, क्योंकि इसकी जो है गारंटी दी जाएगी CGTSME के द्वारा, CGTSME के द्वारा। इसका मतलब होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, एंटरप्राइजेस के द्वारा ये गारंटी दी जाएगी। और ये जो 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, इसमें 24 मार्च तक जो भी स्ट्रीट वेंडर है उनको शामिल किया जाएगा, और ये स्कीम की वैधता जो है वो है 2022 तक, यानी 2022 तक इस पर लोन ले सकते हैं। और अगर आप टाइमली पे करेंगे तो आपको 7% का ब्याज में छूट भी मिलेगी, यानी क्रेडिट सबवेंशन भी मिलेगा। और ये योजना जो हरदीप सिंह पुरी के डिपार्टमेंट की है, हरदीप सिंह पुरी कौन से मिनिस्टर है ये आप गूगल करिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन भी है। अब ये जो है देखिए यहाँ पर PM स्वनिधि के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें ट्वीट करके बताई थी, तो ये मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। निम्न में से किस नदी पर चीन जो है कोहाला जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये जो है कोहाला जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर बनाई जा रही है। और झेलम नदी पर ये जो परियोजना बनाई जा रही है, ये परियोजना पाकिस्तान के द्वारा जो बनाई जा रही है वो चीन को इन्होंने ठेका दिया है, इसलिए यहाँ पर चीन का नाम आ रहा है। पाकिस्तान में एक बिजली सप्लाई भी बहुत होगी, इससे 1124 मेगावाट की बिजली भी उत्पन्न होगी, प्लस एक बड़े डैम से वहाँ सिंचाई सुविधाएं भी पाकिस्तान में हो पाएंगी। तो ये जो है CPEC, जो मैं कई बार बताता रहता हूँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत इस योजना को विकसित किया जा रहा है। और एक थोड़े दिन पहले ही और आया था, सिंधु नदी पर भी एक डैम बनाने की बात की जा रही थी, उस डैम का नाम है डाइमर बाशा डैम, डाइमर बाशा डैम। और ये भारत के द्वारा इसलिए विरोध किया जा रहा है, पाकिस्तान में बनाया जा रहा है लेकिन ये भारत अधिकृत कश्मीर में है। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सिंधु नदी है यहाँ पर डाइमर भाषा डैम बनाया जा रहा है, और ये झेलम नदी है यहाँ पर ये कोहाला जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। तो ये भारत का जो एरिया है ना कश्मीर का, ये पूरा एरिया एक्चुअली हम मैप में हमारे पास में बताते हैं, लेकिन ये मैप में हमारे पास में है, लेकिन ये एरिया जो है हमारे पास में एक्चुअली है नहीं। इतना तो चाइना ने ले रखा है, इतना पाकिस्तान ने ले रखा है, इतना जो है ये गिफ्ट किया हुआ है चाइना के द्वारा, चाइना को पाकिस्तान के द्वारा। यहाँ पर तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर ये एरिया जो है चाइना के द्वारा, चाइना को पाकिस्तान के द्वारा गिफ्ट कर दिया गया है। तो ये चूंकि POK में है और POK हम अपना मानते हैं कि हमारा है, हम लेके भी रहेंगे उसको, तो वहाँ पर अगर आप कोई परियोजना बना रहे हो हमारे ज़मीन पर, तो हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत है। और ये जो है हमारी संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को एक तरीके से आप इग्नोर कर रहे हो, तो इसीलिए किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, ये एरिया की मैं बात कर रहा था। तो ये जम्मू कश्मीर का हमारा नक्शा है, और ये जो पाकिस्तान बोलता है कि गिलगिट रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये जो है आज़ाद कश्मीर उसको बोलता है, ये वाला एरिया जो है। क्लियर है? तो ये मैप से आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। KCC के बारे में हम बात कर रहे हैं। KCC जो है किसके लिए स्टैंड करता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड है। अभी बस इसमें अपडेट इतना है कि ये जो है डेयरी उद्योग के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी देने की बात की जा रही है। तो डेयरी उद्योग के लिए 1.5 करोड़ लोगों को किसान कार्ड जो है परिवर्तन दिए जाएंगे, और ये योजना जो है डेयरी उद्योग को उठाने के लिए, साथ में ज़मीन वाले किसानों को तो ये मिलती ही है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा जारी की जा रही है, जिसके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। अभी बनाया गया अश्विनी भाटिया को, और ये 3 जो पहले बने हुए हैं, ये तीनों के नाम मैंने लिखे हैं। जबकि इसके जो MD नहीं, इसके जो चेयरमैन है रजनीश कुमार जो है, रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। और 4 MD होते हैं, तो चारों MD के नाम मैंने लिखे हैं। रजनीश कुमार, ठीक है।
चलिए आगे बात करें, किस राज्य ने हाल ही में इंटरनेट को एक मूलभूत अधिकार घोषित कर दिया है? तो केरला ने घोषित किया है। और ये केरला जो है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क भी बना रहा है ताकि हर एक इंस्टीट्यूशन को इससे जोड़े और गरीबों को भी ये सुविधा मिले। तो ये केरला का, वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन केरला जो है भारत में यहाँ पर स्टैंड करता है। ये सिचुएटेड है यहाँ पर। पिनराई विजयन जो है यहाँ पर सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के वो राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, आप आराम से और देख लीजिएगा। यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें कि बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड की मंजूरी, आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। किसने कर दिया है? अभी तो ये तमिलनाडु ने कराया था कि अगर किसी को कोरोना है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इजीली हो पाए। और ये जो है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अन्नामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है, के पलानीस्वामी जो है यहाँ के सीएम है और चेन्नई यहाँ की राजधानी है। और ये जो नंबर लिखे हैं ये विधानसभा की सीटें हैं, ये राज्यसभा की सीटें हैं और ये लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, किस व्यक्ति को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को 3 लाख करोड़ के प्रतिभूति रहित लोन देने के लिए आने वाली समस्याओं का निवारण के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष बनाया? 3 लाख करोड़ का जिक्र मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। एमएसएमई को लोन देने के लिए, सिक्योरिटी फ्री लोन देने के लिए सुविधा है और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है राजनाथ सिंह को। तो आपको ये क्लियर होगा, राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा हाल ही में ई पाठशाला खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च की गई है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें उनको ट्रेनिंग और कोचिंग जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। और हमारे खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू हैं। तो किरण रिजिजू, अर्जुन मुंडा जो हमारे आर्चरी के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये योजना रिजिजू लॉन्च की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो इसको लॉन्च करने वाला जो अथॉरिटी है, इनॉग्रेशन तो उन्होंने किया था, लॉन्च करने वाली अथॉरिटी है साई का मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, किसके द्वारा हाल ही में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रिसिटी रियल टाइम मार्केट का मतलब होता है कि एक ही समय में कई सारे ग्रिड को आप बिजली एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा की ज़रूरत है वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, जहाँ कम है वहाँ पर ले लीजिए। तो ये एक मार्केट होगा, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, जहाँ पर आप ट्रेड कर पाएंगे बिजली के लिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे बिजली के लिए एक्सचेंज बनाया गया जिसमें बिजली की ट्रेडिंग हो पाएगी। तो डिस्कॉम को भी बहुत फायदा होगा इससे, जितनी बिजली होगी उनको पहले ही ज़रूरत हो जाएगी। निम्न में से किस व्यक्ति को हाल ही में उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है? तो ये जो है उद्योग परिसंघ को हम क्या बोलते हैं? उद्योग परिसंघ को हम बोलते हैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये जो CII है, ये भारत के जितने भी उद्योग हैं, जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनका एक एसोसिएशन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक दबाव समूह के रूप में भी कार्य करता है। दबाव समूह का मतलब सरकार को अपनी नीतियों को बनाने में भी ये जो है मदद भी करता है और उनको दबाव भी करता है कि आप इस तरीके से नीतियाँ बनाइए। तो हाल ही में उदय कोटक को उसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने CII के अधिवेशन की जो है वर्चुअल मीटिंग भी उन्होंने ली थी। क्लियर है? नेक्स्ट की अगर हम बात करें, CII का देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, आप देख सकते हैं। फिक्की की देख सकते हैं, एसोचैम की देख सकते हैं और नीचे नेस्कॉम की भी देख सकते हैं। ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है सबसे पुराना है। फिक्की भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि एसोचैम इतना सक्सेसफुल नहीं है अभी, और एसोचैम तो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का एसोसिएशन है। तो इनकी स्थापना और इनके अध्यक्ष आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, किस संगठन के द्वारा हाल ही में अर्धवार्षिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट जारी की जाती है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था, IMF के द्वारा ये जारी की जाती है। और वर्ल्ड इकोनॉमी का इन्होंने जो है अनुमान लगाया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी गिरेगी। हालांकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इंपोर्टिंग कंट्री पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी थीम इन्होंने रखी है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है और ये जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, 1974 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही करवाए थे आपको, तो आप वहाँ पर भी जाकर डिटेल में इनका एनालिसिस देख सकते हैं। अभी जो है मैं आपको सिर्फ MCQs के बारे में ही बता रहा हूँ। पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता किस देश के साथ में भारत को करने की मंजूरी दी है, हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? भूटान को मंजूरी दी है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ में भारत सहयोग करेगा। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जो लैंडलॉक्ड है। यहाँ पर इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट भारत पर डिपेंडेंसी है, भारत के माध्यम से इसका ट्रेड होता है, लेकिन भारत की रक्षा पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है भूटान। नेक्स्ट, ये भूटान और बांग्लादेश और नेपाल के बीच में एक रोड का हमने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको BBIN नाम दिया था, और पर्यावरण के कारण ही, पर्यावरण खराब ना हो उसके कारण ही भूटान ने BBIN को मना कर दिया था। तो पर्यावरण प्रेमी देश है
और खुशी को ज़्यादा महत्व देता है बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये यहाँ के बारे में डिटेल है, किंग कौन है, पीएम कौन है, करेंसी क्या है और लैंग्वेज क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया। तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया अभी हाल ही में। और ये जो है ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, गवर्नर, कैपिटल, ये सारा मैंने दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बुक्सा, एक सुंदरबन, एक जलपादारा जो है ये यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ पर है, देखिए कोलकाता, हुगली नदी यहाँ पर बहती है और हुगली नदी पर ये पोर्ट बनाया गया है। तो समुद्र की लहरों के साथ में जब ये जहाज यहाँ कोलकाता तक जा सकते हैं तो इसके लिए रिवराइन पोर्ट या तटीय पोर्ट आप जो बोल सकते हैं, ज्वारी पोर्ट इसको बोल सकते हैं, रिवराइन पोर्ट बोलते हैं इसको, रिवराइन पोर्ट। कांडला भी इस तरीके का पोर्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर वार्ता पूरी की है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में की है और इन्होंने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन भी किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है, यानी भारत के जो मिलिट्री बेस है उनका यूज़ इनके प्लेन कर पाएंगे, यहाँ का यूज़ भारत वाले कर पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के साथ में काफ़ी अच्छा सहयोग अभी कर रहा है। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वर्चुअल मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग है, दोनों देशों ने ही की है बायलैटरल। और मोदी जी पहले जाया करते थे इधर उधर घूमने के लिए, अभी वो जो है वर्चुअल मीटिंग ही अंजाम दे रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में था। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में स्थित एक देश है जहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और भारत के साथ में ऑस इंडेक्स करके एक एक्सरसाइज भी ऑस्ट्रेलिया करता है। वंदे भारत मिशन के तहत सरकार जो है किस योग्यता आधारित आंकड़े जुटाने के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो कौन सा पोर्टल एक्चुअली इन्होंने लॉन्च किया इसके लिए, स्वदेश नाम का पोर्टल है। आपने मूवी भी देखी होगी स्वदेश, उसी तर्ज पर ये मान लीजिए कि स्किल्ड लोग जो विदेशों से आ रहे हैं उनका भारत में एक डेटाबेस बनाया जाए और भारत में उनको योग्यता आधारित नौकरियां दी जाए। तो ये देखिए प्रदेश है, प्रदेश में शाहरुख खान विदेश गए थे, स्वदेश में लौट के आए थे, इससे आप याद रख लीजिएगा स्वदेश। इस स्वदेश का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर मैंने लिखा है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये आपका जो है ये पूरा पिक्चर है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, ये रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्लीज़ फिल योर स्किल कार्ड, ये नोटिस उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये वंदे भारत मिशन के तहत चलाई गई योजना है। गायत्री कुमार को हाल ही में किस देश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो गायत्री कुमार को हाल ही में यूके में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये यूके का आपको पता होगा, ये मैप है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि है डोवर जल संधि, और डोवर जल संधि यहाँ की इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा इंग्लिश चैनल कहलाता है, ये यूके का पार्ट है पूरा, ये पूरा यूके, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड तो एक छोटी सी कंट्री है, वो यूके में शामिल है। यूके में वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि इस राज्य ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड प्रबंधन इंडेक्स में उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये राजस्थान है। और राजस्थान जो है कोविड-19 के प्रबंधन में सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, यानी उसने अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज किया है। वर्चुअल वैक्सीन सम्मेलन में हाल ही में प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। किस देश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यूके के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। करीब 50 देशों के द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया वर्चुअली। मोदी जी ने भी भाग लिया था। और गावी एक संस्था है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इस संस्था को फंड देने के लिए और इस संस्था के द्वारा वैक्सीनेशन की रिसर्च करने के लिए बात की गई है। भारत ने भी $15 मिलियन का लोन दिया है। और कल ही कई लोग बोल रहे थे इसका हेडक्वार्टर, तो मुझे पता नहीं था उस समय, अभी मैं बताता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, लुसाने में किसी ने कमेंट किया था, लेकिन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। बासु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये सिनेमा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चांगबा समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चांगबा जो है लद्दाख से संबंधित है। यहाँ पर अब इनको प्रॉब्लम आ रही है, बकरियाँ चलाने वाले लोग हैं। और यहाँ पर ये बकरियाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पश्मीना शॉल के लिए इनकी चीज़ें मिलती है। पश्मीना का नाम आपने सुना होगा, तो पश्मीना बकरियों की जात भी है। यहाँ पर ये बकरियों को कि चाइना का यहाँ पर कब्जा हुआ है बहुत सारा, और जब बर्फ़ पिघलती है तो इनके लिए ये प्लेन्स बन जाते हैं घास के लिए, तो घास चरती हैं और इनका जीवन गुजारा होता है। लेकिन अभी ये चर नहीं पा रही है, वहाँ लोग जाने नहीं दे रहे इनको, युद्ध टाइप स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए इनकी मौत भी हो रही है। तो चांगपा समुदाय ये घुमक्कड़ समुदाय है, बंजारा समुदाय है, इसी तरीके से ये यहाँ पर ये रोज़गार करता है, तो इनके लिए अभी रोज़गार का संकट हो गया है। तो ये था मेरा वीडियो, वीकली वीडियो। बहुत फास्ट मैंने इसको बताया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि रोज़ मैं आधे से पौने घंटा पढ़ाता हूँ इसको, और अगर मैं 6-7 दिन का जीके बनाऊंगा तो करीब 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ बताए हैं, कुछ छोटी मोटी डिटेल बहुत तेज़ी से बता दी है। आप इसको स्लो करके भी 0.75 की स्पीड पर करके भी देख लीजिएगा। और अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो मिलिए मुझसे रोज़ सुबह 9 बजे जीके के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।